हेलो जी। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, एक आइडियलिस्ट थे। ठीक है, ये गॉड में भी बिलीव करते थे। ठीक है, तो उन बेसिस पे देखो, सबसे पहले इनका जो फिलॉसफी में आ जाता है रियलिटी, दूसरा आपको याद रखना है मैन, तीसरा है माइंड, और चौथा है वैल्यूज़, और पांचवा है नॉलेज। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इनकी फ़िलॉसफ़ी में ये पांच में से कोई तीन तो आपको, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीन तो डालनी ही, तीन चार तो डालनी ही पड़ेंगी पांच में से। ठीक है, तो ये पांच आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, फिर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, फिर वही वहाँ पे एग्ज़ाम में आप अपने वर्ड्स में लिख देना। सबसे पहले जो ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये एक आइडियलिस्ट थे और ये दो दुनिया में बिलीव करते थे, टू वर्ल्ड्स में बिलीव करते थे। जैसे देखो, अगर मैं इस्लाम की बात करूँगी, हम लोग भी दो दुनिया में बिलीव करते हैं ना, कि हम एक तो हम बोलते हैं कि एक ये दुनिया है, और इसके आखिर में भी जब हम इस दुनिया से सब लोग चले जाएंगे तो फिर एक अल्लाह ताला हमसे हमने जो इस दुनिया में काम किए हैं, कर्म किए हैं, उनके बारे में वो पूछेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर हमें जन्नत भी मिल सकती है और जहन्नम भी मिल सकती है, या डे ऑफ जजमेंट में हम बिलीव करते हैं। तो ये भी एज अ मुस्लिम ये भी इन चीज़ों में बिलीव करते थे। वैसे अगर आप जो है, अगर आप हिंदू हो तो आपका जो है, आपकी अलग जो है फ़िलॉसफ़ी होगी रिलीजन को लेके, है ना। तो अगर आप रिलीजन में बिलीव करते हो, है ना। वैसे अगर आप क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आपका अलग एक ये होगा सोचने का तरीका। तो जो ये थे, ये दो दुनिया में बिलीव करते थे, एक था मटेरियल वर्ल्ड, एक था स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बोलते थे जो ये बोलते थे कि जैसे एक इंसान होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर एक बॉडी होती है और एक सोल होती है। एक बॉडी उसकी होती है और उसकी बॉडी में जान कहाँ से आती है? आत्मा से, है ना, रूह जो होती है उससे। ठीक है, तो उसी तरीके से बोलते थे ये जो यूनिवर्स है, ये दुनिया है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, एक जानदार की तरह है, जिसमें बॉडी भी है और एक सोल भी है, रूह भी है और रूह भी है और बॉडी भी है, जिस्म भी है। तो जो मटेरियल जो वर्ल्ड है, या जिसको आप वर्ल्ड ऑफ सेंसेस बोल सकते हो, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो अभी हम फील कर सकते हैं, जिस दुनिया में हैं अभी, ठीक है, आप बोल सकते हो, जिसको हम देख सकते हैं, ये जो है आपकी बॉडी है यूनिवर्स की। ठीक है, ये बॉडी है। वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम बिलीव करते हैं कि वो है, ठीक है, जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब हो रहे हैं तैयार, है ना, कि हम मतलब हम बिलीव करते हैं कि ये दुनिया जो है ये फ़ानी है, ये ख़त्म हो जाएगी, हमें आखिर में कहीं और जाना है ना। बिलीव करते हैं इन चीज़ों में कि हमारा फिर डिसाइड होगा कि हम क्या सही, अगर सही करेंगे तो हम अच्छे दुनिया में जाएंगे, वहीं पे अगर हम बुरा करेंगे तो हम फिर बुरे इसमें जाएंगे, है ना, फिर हमें सज़ा मिलेगी, जहन्नम मिलेगी। तो उस तरीके से तो ये बोलते थे कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी जो है सोल है, ठीक है, यूनिवर्स की सोल है। उसके बाद ये बोलते थे कि जो सोल जो होती है वही यूनिवर्स को इधर उधर चलाती है ना। जैसे कि देखो आप अगर आपका देखेंगे, जैसे हमारा जिस्म है, उसमें से अगर रूह निकालेंगे, आपको लगता है जिस्म का जो है फिर कोई ये रहेगा, मीनिंग रहेगा? वो तो फिर बॉडी हो गई ना, जैसे कि डेड बॉडी होती है ना। जब इंसान होता है, जब उसका मरने का टाइम आ जाता है, तो जब रूह निकल जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या बचता है? बॉडी बचती है। वो मूव कर सकती है, वो फील कर सकती है, टच कर सकती है, मत कर सकती है। तो वो ये बोलते थे इसी तरीके से। उसके बाद ये बोलते थे जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसको आप कैसे समझ पाते हो? जब आप सेंसेस, आपकी जो 5 सेंसेस होती है ना, टच करना हो गया, टेस्ट करना हो गया, फील करना हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया, इनसे आप जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो दुनिया है, जो ये वाली दुनिया है, इसको आप महसूस कर सकते हो। और जब आप साइंस को पढ़ते हो वैसे कर पाते हो, है ना। वैसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये जो है आपका, ये एक असली दुनिया है, और ये हमेशा आपके साथ, ये हमेशा के लिए है। जो ये दुनिया है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये फाइनल रियलिटी है। और ये कैसे आप समझ सकते हो? ये दिमाग से समझ सकते हो आप, और किसी चीज़ से आप नहीं समझ सकते हो, अपने दिमाग से समझ सकते हो। उसके बाद ये बोलते हैं,
तो ये बोलते हैं कि जो एक इंसान है, ये बोलते थे कि एक इंसान को हमेशा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए तैयार होना चाहिए। स्पिरिचुअल हमेशा उसको ये करनी चाहिए, होप करनी चाहिए कि उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज मिले, ना कि वो जो मटेरियल थिंग्स हैं जो आजकल के टाइम में कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास इतना बड़ा घर हो, मेरे पास पैसे हों, हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। जो असली गॉड ने जो हमें काम बोले हैं वो हम करते ही नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो वो काम करते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो ये बोलते थे कि इंसान को जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहिए, जो उसके रिलीजन ने उसको चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, गॉड को खुश करना चाहिए, ना कि अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरी करने के लिए वो चीज़ें करता जाए, क्योंकि हमारी जो ख्वाहिशें हैं इनका कोई एंड नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं ख़त्म होंगी। और जब इंसान कुछ एक दो बार गलत करता है, फिर वो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फिर उसको आदत लग जाती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए उस चीज़ से बाहर निकलना। तो वो ये इसीलिए इनके हिसाब से जो है इंसान के लिए रिलीजन की जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद इंसान के बारे में क्या बोलते थे, मैन के बारे में, तो इनको बहुत फेथ थी इंसान के अंदर, ठीक है। तो ये बोलते थे जो एक इंसान है वो एक एटम नहीं है, जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं ना एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में, वो सारा। तो ये बोलते थे कि जिसमें हमें बोला जाता है ना कि जो इंसान है बहुत सारे एटम्स को मिला के बनाया जाता है, बना है एक इंसान। तो ये बोलते थे एक एटम नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी है, एक जो है आपका नक्शा है इसका, इंसानियत का। इंसानियत के लिए, इंसानियत तब भी तक ज़िंदा रहेगी जब इस दुनिया में इंसान रहेंगे, है ना। एक इंसान के अंदर होप्स हैं, उसकी कुछ जो है मतलब उस वो चीज़, वो कुछ उम्मीदें हैं जिसको वो चाहता है कि वो पूरी करे, मतलब उसके पास आए, उसके कुछ ड्रीम्स है जो वो पूरे करना चाहता है। तो लव एंड सर्विस ऑफ मैन रिगार्डलेस ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट ऑफ क्रीड वाज हिज फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ। ये बोलते थे कि जो एक इंसान को जो है उनके हिसाब से वो जो हैं वो बोलते थे कि हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रेस से हो, उसको जो है सब जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, प्यार से एक साथ रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ बोलते थे कि इंसान को एक ऐसा ही होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई भी गलत तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये सारा। ये चाहते थे कि एक कल्चर्ड मैन हो, ना कि एक ऑथेंटिक मैन। ऑथेंटिक मैन हो गया कि जो इस दुनिया में जब एक इंसान आता है वो अपने हिसाब से जो चीज़ें करे, वो चीज़ें वैसा नहीं, मतलब उसको कल्चर उसको सिखाना ज़रूरी है, ठीक है। उसको एक ये होना, मतलब उसको अपनी कल्चर के बारे में पता होना, उसको कैसे उठना है, बैठना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, ना कि जो एक इंसान जैसे इस दुनिया में आए वैसा ही हमेशा वो रहेगा, वो नहीं। उससे ज़्यादा वो प्रेफर करते थे कि एक ऐसा इंसान जिसको चीज़ें सिखाई जाएं, ठीक है। उसको कल्चर, मतलब एक कल्चर्ड बंदा, जैसे कोई बोलते हैं ना ये बहुत एक कल्चर्ड पर्सन है, तो वैसा उसको होना है। तो ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी में एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा ऑर्डर हो जहाँ पे अमीर कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो और कोई बहुत ज़्यादा गरीब ना हो, ठीक है। ये सारा ख़त्म हो जाना चाहिए, ये सिस्टम जो भी, और इसके बेसिस पे भेदभाव होता है ये सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। सबके पास जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी, वो इंसान इतना उसके पास होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स वगैरह जो है वो पूरी करे, ठीक है। तो ये था इनका, ये इंडिविजुअलिटी में बिलीव करते थे। ये बोलते थे कि हर एक इंसान का अपना माइंड होता है, और वो जैसी फैमिली में रहा होता है, जो उसका वैल्यूज़ का सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ में जो वो रहा होता है, जैसे जो उसके इंटरेस्ट होते हैं और जो चीज़ें उसने की होती है, उसका जो रिज़ल्ट मिलता है, वो सारा उस इंसान को जो है अलग बनाता है बाकियों से, ठीक है। तो ये सारा, और उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो उसका बाकियों से अलग होता है। तो ये चीज़ें इसमें बोलते हैं कि हर एक इंसान जो है वो अलग होता है, और वो अलग अलग तरीके से एक सोसाइटी में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो उसके बाद ये बोलते थे कि द एवरेज इंडिविजुअल हैज़ नो सेल्फ, नो इनर आइडेंटिटी, नथिंग इन हिम दैट कैन बी एस्टीम्ड एज यूनिक। तो ये बोलते थे कि जो एक इंसान होता है, एवरेज इंसान होता है, जो जिसकी ना कोई अपनापन, जो ना अपना कुछ होता है, ना ही उसकी कोई इनर आइडेंटिटी होती है, ना ही उसको जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसकी जो कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको बाकियों से अलग बनाए।
तो ही वांटेड टू रिवाइव द पास्ट ग्लोरी ऑफ मैन। ये जो पास्ट में जो एक जैसे एक इंसान होता था वो चाहते थे कि वैसे ही अब इंसान बने। तो इनके हिसाब से जो एक एजुकेशन है वो इंसान को जो है मॉरल पर्पस देती है, जिससे वो है अपनी जो ज़िंदगी है उसको जीना सीखता है। ठीक है, जैसे फिर वो क्या अपनी लाइफ में करता है, वो एजुकेशन उसको एक रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे यानी जो एजुकेशन है उसको मॉरल पर्पस देनी चाहिए। हाँ, तो जो मैंने ऊपर आपको बताई थी ना जो डेफिनेशन, यहाँ पे बोल रहे थे कि एवरेज जो इंडिविजुअल होता है ना, जो मतलब जिसको अपना कुछ नहीं होता है, जिसके पास जो ना उसको मतलब अपना वो बाकियों के इस पे चलता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना, मतलब यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि हर एक इंसान जो है उसको अपनापन उसके अंदर होना चाहिए, ना कि वो अपने हिसाब से चले, उसको वो अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले सके। वो जो उसको अगर सब सेम ही होंगे तो सोसाइटी का सही से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद ये माइंड के बारे में क्या बोलते हैं, उसके बाद माइंड के बारे में बोलते थे कि जो एक इंसान का माइंड है वो डेवलप होना चाहिए, ताकि वो सारे जो भी ये है एक्सरसाइज itself to tap its resources and enlarge its power so that it may utilize its capacities in every field of knowledge and at every stage of education and life। तो ये बोलते हैं हमें एक इंसान का माइंड इस तरीके से डेवलप कराना चाहिए ताकि वो अपनी जो नीड्स वगैरह हैं उसको फुलफ़िल कर सके, जो जो चीज़ें वो करना चाहता है लाइफ में वो कर सके, और हर एक जो अलग अलग जो फील्ड जो नॉलेज की फील्ड्स वगैरह वगैरह जो हैं उसमें वो अपने हिसाब से उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके अपने माइंड का, और जितनी नॉलेज हो सकती है उसको गेन करे, और हर एक जो लाइफ का जो स्टेज है अलग अलग उसमें वो माइंड उसका अच्छे से उसको हेल्प करे। तो ये चाहते थे कि जो माइंड का जो है कैसे आप माइंड को डेवलप कर सकते हो, जब आप उसको गुड्स ऑफ कल्चर सिखाओगे। ठीक है, तो आप उसको कल्चर के बारे में सिखाओगे सारा। तो ये बोलते थे कि एक जो हाईली कल्टिवेटेड माइंड होता है वो ही एक इंसान का जो मटेरियल वर्ल्ड है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है इन दोनों में एक बैलेंस ला सकता है, जहाँ पे वो अपने जो इस दुनिया है उसके लिए भी काम कर सकता है, और जो आखिर जो दूसरा वर्ल्ड है उसके लिए भी वो काम कर सकता है। तो ये बोलते थे कि जैसे आजकल जो साइंस और टेक्नोलॉजी का उस टाइम पे जो आगे बहुत तेज़ी से आगे जा रही थी, तो ये बोलते थे कि एक जो माइंड है वो ऐसे हमें बच्चे का डेवलप कराना है कि वो जो ये टेक्नोलॉजी जो है इसका अच्छा इस्तेमाल कर सके। जैसे कि आपको पता है आजकल जैसे एआई है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका तो आप अच्छा यूज़ भी कर सकते हो, है तो ये अच्छे यूज़ के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचो अगर सारे लोग इसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो वो ये बोलते थे कि हमें माइंड जो इंसान का माइंड है, जो हमारे बच्चे हैं उनको हमें कल्चर जो है सिखाना है, उसको क्या सही है क्या गलत सिखाना है, और जो अभी का जो ये दुनिया है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी ये सारी चीज़ें हैं उसको हमें बताना है कि कैसे आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये वैल्यूज़ पे क्या बोलते हैं, तो ये जो इंडियन जो हमारे वैल्यूज़ वगैरह जो हमारा इंडियन कल्चर है ट्रेडिशन है ये इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और ये बोलते थे कि ये सारे वैल्यूज़ जो हैं ये सेल्फलेस सर्विस सिखाते हैं, यानी हमें कैसे अपने आप को छोड़ के बाकियों के बारे में सोचना चाहिए, जो हम कर सकें किसी की मदद करने के लिए वो हमें करनी चाहिए। ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करते थे, यानी जैसे इंडिया में आप देखो हर एक मज़हब के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो इन चीज़ों को ये सपोर्ट करते थे। उसके साथ साथ डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बोलते थे कि अगर आपको ये सारे जो हैं हमारे जो वैल्यूज़ वगैरह को तभी आप ये सारी जो चीज़ें हैं तभी आप एक बच्चा अच्छे से सीख सकते हैं जब हम उसको एक अच्छी एजुकेशन देंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें उसको सिखाएंगे। उसके बाद नॉलेज जो है ये नॉलेज के बारे में क्या बोलते हैं, नॉलेज के बारे में बोलते हैं कि हमें नॉलेज से ही अपने जो कल्चर के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, जो कल्चर की अच्छी बातें हैं उसके बारे में पता चल सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम नॉलेज के साथ हमेशा नॉलेज के साथ जुड़े रहें। ये नहीं है कि हमारा बस अगर इस एज में आ गए तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं, बल्कि बाकी ऐसे भी जो बुक्स वगैरह होती हैं वो पढ़ते रहने चाहिए। सबसे पहले जो नॉलेज है ये एक सब्सटेंस होती है, दो नॉलेज की इनके हिसाब से टाइप्स थी, एक होती थी नॉलेज ऑफ सब्सटेंस जो कि हमें साइंस देती है, उसके बाद है नॉलेज ऑफ असेंस।
किसी चीज़ का होना, ठीक है, क्यों होना, वो सारा। तो वो सारा हमें किससे मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ क्यों है, उसका क्या पर्पज़ है, वो कहाँ से आई है, उसका क्या हिस्ट्री है, वो सारा हमें सोशल साइंसेस की मदद से पता चलता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये साइंस को भी इम्पोर्टेंट मानते थे और सोशल साइंस को भी। अब है एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। तो जो हमारे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं, इनको आप जो इंडिया का एक ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट मान सकते हो, ठीक है। बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे इंडिया के, और इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। इनको बहुत सारी हमारी जो इंडिया की अभी की स्कीम्स हैं उनका फादर भी माना जाता है। तो इनके हिसाब से जो एजुकेशन है ना, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम एक खाली दिमाग में भरे जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भरे जा रहे हैं, एक उसको पहनावा उसको कराए जा रहे हैं, वो नहीं करना है। या हम किसी चीज़ पे उसको लिखाए जा रहे हैं, बच्चे को लिखाए, वो चीज़ें नहीं करनी है। या जो सिर्फ हम जो 3 आवर जो रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक है यही सिखा रहे हैं, बल्कि हमें ये करना है कि जो एक एजुकेशन है, एजुकेशन से हमें बच्चे का पूरा फुल पॉसिबल डेवलपमेंट कराना है, चाहे उसके माइंड का हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें उसकी हमें करानी है। तभी हम एक जो इंसान है वो एक डेमोक्रेटिक लाइफ जी सकता है ना। तो ये है। इसके साथ साथ ये बोलते थे कि जो एजुकेशन है वो एक इंसान को, उसको अपना फ्यूचर कैसे वो बना सकता है, उसके लिए उसको एक रास्ता दिखाना चाहिए, ठीक है। वो कैसे जो उसको चीज़ अचीव करनी है, कैसे उसको अचीव कर सकता है, उसके लिए एक रास्ता बनानी चाहिए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, ये उसकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो उसकी बनानी, उसके अंदर लानी चाहिए। और ये ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो हमारे ओल्ड वैल्यूज़ हैं उनको बचा के रख सके। तो उसके बाद ये एक डेफिनेशन बोलते हैं कि एजुकेशन जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म होने वाला जो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो कभी नहीं ख़त्म होगा। और एक ऐसी जर्नी जो एक इसकी जो जर्नी होती है, जैसे आपको जो डेस्टिनेशन है ना, जहाँ आपको पहुँचना है, जितनी इंपॉर्टेंट वो डेस्टिनेशन वो जगह है ना, उतनी इंपॉर्टेंट इसमें जर्नी भी है। जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है, वो बनने के लिए, उस जगह पे पहुँचने के लिए आप जिस तरीके से जो चीज़ें कर रहे हो वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में। तो यानी एजुकेशन में हर एक स्टेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन में होते हो वो जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपका सेकेंडरी, जितना सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट उतना ही फिर जो है आपका कॉलेज जो एजुकेशन है कॉलेज की इम्पॉर्टेंट है ना। तो वो चीज़ें। उसके बाद एम्स ऑफ एजुकेशन क्या इन्होंने दिए हैं, ये सबसे पहले बोलते हैं कि बच्चे की जो पर्सनालिटी का पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना है हमें, ठीक है। ये उसके बाद ये सोशल एम्स वगैरह जो हैं उस पे बोलते हैं कि हमें जो बच्चे को हैं, जो हमारे सोसाइटी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें उसको बताना है, ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा सिटीज़न बन सके, एक इफ़ेक्टिव जो है मैन बन सके या वुमेन बन सके। तो उसके बाद ये क्रिएटिव डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ये बोलते थे कि बच्चे को हमें क्रिएटिव इंसान बनाना है, उसको फ्रीडम देनी है, वो चीज़ें जो करना चाहता है वो कर पाए, वो फील्ड में जाना चाहता है वो जाए। ना कि हमें अगर उसको डॉक्टर बनाना है तो हम सिर्फ उसको डॉक्टर ही बनाएंगे, हम उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं देखेंगे। हो सकता है उसको आर्टिस्ट बनना होगा, तो हमें उसको बनने देना चाहिए, उसको पूरी ये देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए कि वो चीज़ कर सके। उसके बाद है ये स्पिरिचुअल जो जनरेशन है उस पर ये देते थे इम्पोर्टेंस, उसको बहुत ज़्यादा देते थे। इसका क्या मतलब है, सॉरी वो पॉइंट इधर आया ही नहीं। यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें उसको जो है उसको जो स्पिरिचुअल जो रिलीजन के रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो उसके अंदर डालनी है। उसको कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वो बताने हैं, अल्टीमेट जो लाइफ का एम है वो बताना है, उसका करैक्टर जो है वो अच्छा बनाना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमें स्पिरिचुअल और जो मटेरियल वैल्यूज़ हैं उसके बीच में कैसे वो बैलेंस कर सकता है वो बताना है। उसको हमें एक जो है एक ये बनाना है ना कि एक अच्छा इंसान बनाना है। यानी उसको ये नहीं करना है कि वो सिर्फ मटेरियल जो चीज़ें हैं उन्हीं के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, बल्कि उसको ये भी बताना है बेटा या बेटी रुको, आप सिर्फ ये चीज़ें जो कर रहे हो, जो आपको अगर ठीक है आपको पैसा चाहिए, ठीक है आप कमाओ पैसा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वो कैसे आप कमा रहे हो। ये नहीं है कि आप गलत चीज़ें कर रहे हो, कुछ ख़राब कर रहे हो, किसी का कुछ गलत कर रहे हो, उससे वो पैसा कमा रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है। वो चीज़ें भी उसको पता होनी चाहिए, उससे उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसको, क्योंकि एक इंसान जो है जब उसको हम जो हैं
जो आजकल का ज़माना है जहाँ पे जो हमारा सिस्टम है बहुत ये हो रहा है ना, सही से नहीं चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को सही गलत का जो है फ़र्क नहीं पता है। अगर बताते हैं तो उनको मतलब वो उसको अलग इसमें ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से लोग जो हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी जो है वजह से जब वो पैसे के पीछे सिर्फ भाग रहा है, वो सही गलत नहीं देख रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो उसका एक इंसान है वो इंसान कम बन रहा है बल्कि जानवर वो बन रहा है। उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो जानवरों वाली, जिसमें जानवरों में होता है कि उनको सही गलत नहीं पता होता है, गंदा अच्छा नहीं पता होता है, तो वो सारी क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर आ चुकी हैं वैसी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो एक अगर उसको असली इंसान बनना है, उसके लिए उसके पास स्पिरिचुअल जो है और मटेरियल जो वैल्यूज़ हैं इनके बारे में कैसे उसको इसको बैलेंस करना है वो पता हो। उसके बाद उसको नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको सेंसिटिविटी दिखानी है उसके टुवर्ड्स, यानी उसको बताना है, उसको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के बारे में, कंट्री में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्या रिलीजन्स हैं, क्या कल्चर है, ताकि वो जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, ना कि वो सिर्फ अपना जो है उसको लगे बस मेरा ही रिलीजन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सारी चीज़ें उसके अंदर से जो बन चुकी हैं उसके माइंड में वो निकालनी है। उसको बताना है कि हर एक इम्पॉर्टेंट जो इंसान जो है वो इम्पॉर्टेंट है, गॉड ने सबको बनाया है, सबको क्रिएट करा है, तो फिर इन गॉड क्यों ही सबको बनाते, ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब फिर वो अलग अलग हर एक फिर करते ही नहीं वो इस दुनिया में। तो इसीलिए ज़रूरी है अगर आप चाहते हो आपके मज़हब को कोई रिस्पेक्ट करे तो आपको भी दूसरे इंसान की मज़हब को रिस्पेक्ट देनी है, दूसरे इंसान के कल्चर को जो है रिस्पेक्ट देनी है, जो कि आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपस में ही हम एक दूसरे को, चाहे एक ही रिलीजन के जो लोग होते हैं वो इतना एक दूसरे को आप अपने ही लोगों को इतना गलत बोलते हैं, दूसरे की तो बात ही नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है हमें हटाना है, अपने जो बच्चों को बताना है कि क्या हमारी कंट्री में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, उनका कल्चर अलग है, हमें कैसे उनको रिस्पेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो जिससे वो सारे लोग मिलजुल के रहें। तो उसके बाद जो है आपका करिकुलम जो है इनका, तो उस करिकुलम में क्या बोलते हैं, करिकुलम में सबसे इनके करिकुलम में सबसे पहले जो है लैंग्वेजेस पे फोकस करते हैं। ये बोलते हैं कि जो हमें जो बच्चे को एक तो उसकी अपनी लैंग्वेज तो सिखानी ही है, जो उसकी अपनी जो लैंग्वेज है मदर टंग वगैरह, उसके साथ साथ एक या दो इंडियन लैंग्वेजेस और या फॉरेन लैंग्वेजेस उसको सिखानी है। उसके साथ साथ उसको साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उस वो भी सिखानी है, ठीक है, उसके क्योंकि जो अब आजकल के या उस टाइम के बाद 90s 50s के बाद जो है उसके बाद तो आप देखो ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना फिर ये हो गया ना, अच्छा ये सारा मतलब कितनी चीज़ें आजकल हमारे पास आ गई हैं नई नई। तो ये बोलते थे कि जो कोई भी अब आगे अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगा और इसके बाद कोई भी फ्यूचर जो है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर। उसके बाद जो है सोशल साइंसेज़ में बोलते थे कि जो इंसान को जितना इम्पोर्टेंट साइंस है पढ़ना उतना ही सोशल साइंसेज़ भी पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। तो चीज़ें जो साइंस है वो हमें बताता है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में, तो वो कहाँ से आई, कैसे वो काम करती है, वो कौन बताता है, सोशल साइंसेज़ बताता है। वैसे ही आर्ट और म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस देते थे। ये बोलते थे कि जो बच्चे का जो है डेवलपमेंट अगर हमें करना है अच्छे से, तो उसको आर्ट और जो म्यूज़िक है उसके बारे में, जो सॉन्ग्स हो गए, डांस हो गए, ये सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में करानी ज़रूरी है, ताकि वो अपना कल्चर को भी प्रिजर्व कर सके और जो अलग अलग एलिमेंट्स है कल्चर के, बाकी बच्चों के जो अलग अलग कल्चर है उसको भी जान सके, पहचान सके। उसके बाद इनके मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, सबसे पहले ये लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करते थे। बोलते थे कि बच्चे को ऐसे सिखाओ कि वो चीज़ें खुद करे, ठीक है, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं उसको कि आप ये करो ना, आप रिलीजन को फॉलो करो, उसको हम बोलते उसको सिखाएंगे कि रिलीजन वो प्रैक्टिस करे तभी वो उसको फॉलो कर सकेगा ना। या मॉरलिटी हम बोलते हैं ये मॉरलिटी होती है, तो उसको हमें अगर मॉरलिटी सिखानी है तो हमें खुद वो चीज़ करना है, मॉरल वैल्यूज़ को खुद फॉलो करना है, तभी हमें देख के वो उसको फॉलो करेगा, है ना। साइंस अगर हम उसको सिखा रहे हैं, हमें उसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कराने, प्रैक्टिकल्स कराने हैं, तब वो सीखेगा उससे, है ना। आर्टिस्टिक जो है आर्ट अगर सिखाना है उसको, फिर पेंटिंग करानी है तब वो सीख सकता है, ये नहीं है कि हम उसको बता रहे हैं, हमें उसको कराना है पहले। उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन को सपोर्ट करते थे। ये बोलते थे कि एक बच्चा जो है सोसाइटी के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होना है तो सोसाइटी में जब वो रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, लोगों के साथ रहेगा, तभी वो उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा। तो उसको लोग अपनी सोसाइटी में जो है, उसको सोसाइटी में वो सारी चीज़ें सिखानी है जिससे वो एक अच्छा सिटीज़न बन सके और लोगों की सर्विस कर सके, खिदमत कर सके। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी पे करते थे फोकस, कि हर एक इंसान जो है वो अलग होता है और
हर एक इंसान को हमें उसके हिसाब से, हर एक बच्चे को उसकी जो थिंकिंग है, जो चीज़ जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए जितना वो ले सकता है। ये नहीं कि हम 10 बच्चों को क्लास में लेंगे और एक सबको एक हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमें एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है उसको देखना है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे समझ रहा है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उसको उस चीज़ में डालने की कोशिश करनी है उस बच्चे को। फिर इनके हिसाब से रोल ऑफ़ टीचर क्या है? इनके हिसाब से जो टीचर है उसको वो सब कुछ करना चाहिए जिससे वो एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकती है। उसका जो टीचर है उसका एक जो कंडक्ट है और करैक्टर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और जिसको बच्चे फिर फॉलो कर सकें। जो टीचर है उसको सिर्फ डिक्टेट नहीं करना है या डोमिनेट, बच्चों को दबाना नहीं है, उन पर दबाव डाल के नहीं पढ़ाना है, बल्कि उनको हेल्प करना है, उनको जब उनकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना है, और प्यार से और अच्छे से, ठीक है, मारपीट से नहीं हमें बच्चों को पढ़ाना है। उसके साथ साथ ये बोलते हैं कि जो टीचर है उसको हर एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसको समझने की कोशिश करनी है, और ऐसे देखना है कि जैसे वो अपने अपने आप को कर रहे हैं ना, मतलब उसको बच्चे को वैसे ही करना है, और उसके अच्छे से उसका ख्याल रखना है, उसको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाना है। और एक जो टीचर होगा उसको प्यार और पेशेंस के साथ, बच्चों के साथ सब्र के साथ डील करना है, ना कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना है। उसके बाद ये बोलते थे कि जो टीचर है, एक अच्छा टीचर वो है जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है और उसको एक अच्छी ज़िंदगी चलाने के लिए एक व्हीकल बनाता है, मतलब उसकी जो है जो वो एक ऐसा इंसान बने कि वो एक अच्छी ज़िंदगी आगे जाके जिए। जो बच्चा है वो उसको जो है कल्चरल जो हेरिटेज है उसको और अच्छा बनाने के लिए हेल्प करता है, उसको अलग अलग कल्चर्स के बारे में बताता है, उसको रिस्पेक्ट करना सिखाता है, वो उसको हर एक अपॉर्चुनिटी देता है जिससे वो अपनी लाइफ से वो बच्चा जो है वो खुश हो, उसको पीस मिले, अमन मिले। तो ही हैज़ टू ब्रीद। हाँ, उसके बाद है उसको बच्चे को जो कैसे एक इंटेलेक्चुअल जो पर्सन बना सकता है, उसको मॉरलिटी सिखानी है, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें उस बच्चे को सिखानी है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन में ये क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि ये सेल्फ डिसिप्लिन को सपोर्ट करते हैं ताकि बच्चा खुद से डिसिप्लिन्ड हो, ना कि कोई उसको ज़बरदस्ती आप उसको कर रहे हो कि ये चीज़ करनी है, अगर नहीं करोगे मैं तुम्हें मारूंगा, या वैसी चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि वो बच्चा उसको सिखाओ ताकि वो खुद वो डिसिप्लिन में आए, ना कि वो तुमसे डर के डिसिप्लिन को वो चीज़ों को फॉलो करे। तो ये यहाँ पे चाहते थे कि फ्रीडम और अथॉरिटी साथ साथ चले, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी को आप बहुत ज़्यादा, टीचर जैसे स्कूल है, स्कूल में आप स्कूल को पूरी अथॉरिटी दो, वो बच्चे को जैसे ट्रीट करे वो कर सके, वो नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप बच्चे को इतनी फ्रीडम दे रहे हो कि बच्चा जो करना चाहे वो कर सके। हमें दोनों को साथ साथ चलाना है। तो ये बोलते थे दोनों एक साथ चलती है, ना कि अलग अलग चलती हैं, तो हमें इन दोनों को साथ चलाना है। ये बोलते थे अगर आपको आज़ाद होना है, अगर आप फ्रीडम चाहते हो तो वो कैसे आपके पास आएगी, आपको रास्ता उसका कौन दिखाता है, अथॉरिटी। तो अगर आप अथॉरिटी को पूरे तरीके से हटा दोगे तो समझो आपने वो जो रास्ता ही काट दिया है फ्रीडम तक जाने का। तो इनके हिसाब से एजुकेशन में कोई भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जो कि बच्चे की जो अंदर की फ्रीडम है उसको ना पहचान सके। तो इसी तरीके से बोलते थे ऐसी कोई फ्रीडम नहीं है जो रेगुलेशन और लॉ एंड ऑर्डर को ना समझे। तो ये बोलते थे कि जो अथॉरिटी है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बांध के रख रहे हो लोगों को, और वैसे ही बच्चों को वैसे ही फ्रीडम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बच्चे को लाइसेंस दे रहे हो या टीचर को लाइसेंस दे रहे हो कि वो जो जैसे करना चाहे अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये बोलते वैसे ही जो एक स्कूल, ये बोलते थे अगर स्कूल को हम कोई अथॉरिटी ना दे तो ऐसा हो जाएगा कि कोई जो बच्चा है वो वहाँ पे जो डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करेगा, चीज़ों को जो उसको करनी है वो नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से करने लग जाएगा। इसीलिए स्कूल में जो है एक अथॉरिटी स्कूल के पास होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी लिमिट होनी चाहिए। यानी उधर कोई भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि जो करना चाहे वो कर सकता है। वैसे ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ये सारा। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं।
उसके बाद इनके हिसाब से अच्छे स्कूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच चाइल्ड को सपोर्ट करते थे, यानी स्कूल वालों को पता होना चाहिए कि क्या बच्चे की क्या जो है कौन सा बच्चा कैसा है, क्या कैसे समझता है। उसके बाद दूसरा, अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेजेस होने चाहिए उस स्कूल में कि कैसे कहाँ पे कैसे बच्चे को पढ़ाना है, क्या आगे स्टेज में क्या पढ़ाना है। एक बच्चे की पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट कराना है, उसको पर्पसफुल अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करानी है, उसका सोशल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो कराना है, और सेल्फ एजुकेशन जो है बच्चों को देनी है। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये भी ख़त्म हो गया। थैंक यू।